आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो हमारे लेक्चर हैं राबिया खालिद साहिबा की बुक पेज नंबर 224 से, और ये हमारा चैप्टर 5 चल रहा है डिजीज़ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो हाजमे का निज़ाम है बेटा उसकी जो बीमारियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं, डिजीज़ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसके 3 नाम हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, GIT। ठीक है, तो इसकी होने वाली बीमारियां तो आज हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे इस लेक्चर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटी छोटी सी बीमारियां हैं, LHV को इसके बारे में पता होना चाहिए और इसको कैसे मैनेज करना है ये भी पता हो। तो वॉमिटिंग क्या है, उल्टियाँ आना, बच्चों को अक्सर उल्टियाँ लगी जाती हैं बेटा। द वॉमिटिंग ऑफ द चाइल्ड नीड्स फॉलोइंग कंसंट्रेशन। जिन बच्चों को उल्टियाँ लग जाएं तो उनको मंदरजा झेल चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या करना है बेटा, कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है बच्चे की कि क्यों उल्टियाँ लगी हैं, क्या हुआ था, क्या खाया था। फिज़िकल एग्जामिनेशन, उसका मुआयना करना है कि उसको उल्टियों की वजह से डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही। डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉमिट्स, और मुकम्मल जो है वो जांच पड़ताल करनी है बेटा वो उल्टी की, उल्टियाँ क्यों आ रही हैं। हिस्ट्री ड्यूरेशन ऑफ वॉमिटिंग, और हिस्ट्री लेनी है वॉमिटिंग के दौरान प्रेजेंस ऑफ ब्लड और बाइल, के उल्टी के अंदर खून तो नहीं आ रहा या बाइल पिगमेंट तो नहीं आ रहे। प्रेजेंस ऑफ एब्डोमिनल पेन, और उल्टी के साथ साथ पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूल, और पखाने की क्या सूरत हाल है, पखाना आया कि सख्त है या पतला है या कैसा है, ये भी पूछना है। प्रेजेंस ऑफ फीवर, और बुखार तो नहीं है ये भी पूछना है। ये हो तो उल्टियाँ आ रही हैं लेकिन तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन LHV ने करनी है। एफर्टलेस स्पिटिंग, अगर वो बग़ैर उसको किसी भी मुशक्क़त के ऐसे ना थूकना भी चाहे तो वो उसका थूक आ रहा हो। टू फोर्सफुल वॉमिटिंग, और उसको ऐसे फील हो कि थूक आ रहा था और उसको तेज़ उल्टी आ जाए, इज़ अ कॉमन सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स इन इन्फेंट्स। तो ये एक आम अलामत है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स की बच्चों में। गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स क्या होता है बेटा, जब स्टमक का कोई मवाद दोबारा से मुंह में आ जाए, ठीक है, एसोफेगस के रास्ते जो खुराक की नाली है वो मुंह से खुराक को मैदे तक लेके जाने के लिए काम आती है, उसको एसोफेगस कहते हैं। लेकिन अगर मैदे का मवाद दोबारा मुंह में आ जाए उसी नाली के तहत तो उसको हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स। यानी बच्चे को ऐसे लग रहा था कि मेरा थूक आ रहा है और उसको उल्टी आ जाएगी। इट इज़ यूजली हार्मलेस, ये आम तौर पर इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती, बेज़रर होती है। कॉमन कम्प्लिकेशन ऑफ द वॉमिटिंग आर, आम कम्प्लिकेशन क्या है वॉमिटिंग की, क्या होंगी। फेलियर टू ग्रो नॉर्मली, बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और नॉर्मल ग्रो नहीं करेगा। ब्लड लॉस एंड अनीमिया, खून की कमी भी हो सकती है और अनीमिया हो सकता है, खून ज़ाया हो सकता है। वॉमिटिंग इज़ विद ब्लड, अगर उल्टी में खून आ रहा हो तो तब ये हो सकता है। एस्पायरेशन नमोनिया, एस्पायरेशन कहते हैं बेटा जो उल्टी का मवाद था उसके सांस के रास्ते में चला गया और उससे इन्फेक्शन हो गया, जिसको नमोनिया बोलते हैं। नमोनिया 2 टाइप का होता है बेटा, सिंगल नमोनिया और डबल। एक फेफड़े से आवाज़ें आ रही हों तो सिंगल नमोनिया, और दोनों से आ रही हों तो डबल नमोनिया। तो ये एस्पायरेशन नमोनिया कहलाएगा, उल्टी का मवाद सांस के रास्ते में जाने से। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादा केसेस में, इट यूजली डिसअपेयर्स आफ्टर 6 to 12 मंथ, ये मारूजी बन सकती है बेटा। तो ये 6 से 12 हफ्ते में अगर उल्टी वाला सीन है तो बच्चे का खुद ब खुद ही गायब हो जाता है। मैनेजमेंट कैसे करनी है, एडवाइज मदर्स टू फीड स्मॉल क्वांटिटी फ्रीक्वेंटली। उल्टी वाले बच्चे को वैसे तो दूध वगैरह पचता नहीं है, लेकिन माँ को ये नसीहत करनी है कि थोड़ा थोड़ा दूध पिलाती रहे और कई बार पिलाती रहे दिन में, ठीक है। फीड थिकन्ड विद सीरियल्स, और जो खुराक है उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकती है अनाज से। मे बी एडवाइस आफ्टर 6 मंथ, और इसको एडवाइस करनी है कि 6 माह का अगर बच्चा हो गया है तो उसको थोड़ा गाढ़ा करके, जैसे खिचड़ी वगैरह बना देते हैं, ठीक है, दलिया वगैरह, तो उससे गाढ़ा किया जा सकता है। प्लेस द चाइल्ड इन द प्रोन पोजीशन, बच्चे को उल्टी पोजीशन में लेटाना है। आफ्टर फीड, खाना खिलाने के बाद। इफ़ द वॉमिटिंग इज़ परसिस्टेंट, कि अगर उसको बार बार उल्टियाँ आ रही हों, ताकि अगर उसको उल्टी आ भी जाए तो खुदा न खास्ता उसका उल्टी का मवाद उसके सांस के रास्ते में ना जाए और बच्चा अगर उल्टा लेटा होगा, प्रोन पोजीशन, पी से प्रोन, पी से पुट्ठा ऐसे कर लो, ठीक है, उल्टी पोजीशन में लिटाना है बच्चे को ताकि उसका मवाद जो है उल्टी का बाहर ही निकल जाए हैं। द बेबी में बी रेफ़र टू द फिजिशियन, अगर उल्टी जारी रहे, परसिस्टेंस रहे, तो बच्चे को डॉक्टर के पास रेफ़र करना है फॉर इन्वेस्टिगेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये थी हमारी बेटा पहली बीमारी वॉमिटिंग की। दूसरी देखते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है, कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। कॉन्स्टिपेशन क्या है,
सख्त पखाना आना, एट इनफ्रीक्वेंट इंटरवल्स, वक्फे वक्फे से, रिटेंशन ऑफ द फीसस इन द रेक्टम, और पखाने का रेक्टम में बच जाना। अच्छा बेटा, रेक्टम जो है वो पखाने वाला गुब्बारा है, जिसको बच्चों को पता है, 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। जब वो फिल हो जाता है तो हमें हाजत होती है और हम वाशरूम जाते हैं, लेकिन जिनको कब्ज़ रहेगी तो उनका जो वो रेक्टम है ठीक से खाली नहीं होगा और पखाना बच जाएगा। उसको क्या कहेंगे? रिटेंशन ऑफ फीसस इन रेक्टम रिजल्ट इन इनवॉलंटरी फीसल लीक। और इससे क्या होगा? इनवॉलंटरी जो है वो पखाना लीकेज होता रहेगा, बच्चे का अक्सर औकात पोटी निकल जाती है, तो ये होगा उसको। ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से है। काजेज़ क्या हैं? वजूहात क्या हैं? मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ कॉन्स्टिपेशन इन चिल्ड्रन इज़ वॉलंटरी और इनवॉलंटरी बिहेवियर, ठीक है। आम काजेज़ क्या हैं बच्चे में? कुछ वॉलंटरी या इनवॉलंटरी बिहेवियर्स हैं। वॉलंटरी बिहेवियर क्या होते हैं बेटा? ये अल्लाह पाक का निज़ाम है कि कुछ चीज़ें हमारे अख्तियार में हैं, उनको हम कहते हैं वॉलंटरी, कुछ हमारे अख्तियार में नहीं है, उनको क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी। तो जिस वक्त बच्चा छोटा होता है तो उसका ये पखाना और पिशी वाला निज़ाम जो है वो इनवॉलंटरी होता है, ख़ुद ब खुद निकल जाता है, उसके अख्तियार में नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुदरत उसको वॉलंटरी सिखा देती है, यानी जब हाजत होती है तभी हम वाशरूम में जाते हैं और हम पिशी और पोटी आती है। तो ये बिहेवियर जो है बच्चे में, अगर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी में अभी बिहेवियर में कम्प्लिकेशन पेचीदगी है, बच्चे को अभी अख्तियार नहीं आया वॉलंटरी और इनवॉलंटरी पे, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अंडर न्यूट्रिशन, बच्चा जो है वो खुराक कम ले रहा है। डिहाइड्रेशन, बच्चे को पानी की कमी है जिसकी वजह से पखाना खुश्क हो गया अंदर ही और कब्ज़ हो गई है। एक्सेसिव मिल्क इंटेक, और ज़्यादा दूध पी रहा है तब भी मोस्टली कब्ज़ हो जाती है। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी? इसके अलामात क्या होंगी? इन्फेंट अंडर 3 months ऑफ द एज ऑफन ग्रंट एंड स्ट्रेन। ग्रंट कहते हैं बेटा हवा खारिज होना, या आप ये भी कह सकते हो कि जैसे खराटा कोई लेता है इस तरह की आवाज़ आएगी बच्चे की। एंड स्ट्रेन, और वो ज़ोर लगाएगा, यानी उसको पखाना करने में तंगी हो रही है। वन सेट ऑफ रिटेंटिव कॉन्स्टिपेशन इज़ बिटवीन 2 to 3 years ऑफ द एज। और अक्सर औक़ात जो ये रिटेंटिव कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ जो रहती है बच्चे को 2 से 3 साल की उम्र तक रहती है। न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ इज़ नॉर्मल, इसमें खुराक बच्चे की नॉर्मल रहेगी और बच्चे की नशोनुमा भी नॉर्मल रहेगी। यहाँ पे ये फ़र्क है बेटा, वोमिटिंग में ग्रोथ रुक जाती है लेकिन कॉन्स्टिपेशन में ग्रोथ नहीं रुकेगी, ग्रोथ जारी रहेगी। मैनेजमेंट कैसे करनी है? एडवाइस मदर्स टू गिव हाई रेजिड्यू फूड। हाई रेजिड्यू फूड कहते हैं बेटा, माँ को नसीहत की जाएगी कि उसको हाई रेजिड्यू फूड देगी। मिसाल के तौर पे होल व्हीट, मुकम्मल गंदम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको देगी ताकि उसका पखाना अच्छे से आए। स्टूल सॉफ्टनर्स में भी एडवाइस टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द स्टूल्स। कुछ ऐसी अद्वियात हैं बेटा जो पखाने को नरम करती हैं, उनको स्टूल सॉफ्टनर्स कहते हैं। उनको नसीहत की जाएगी माँ को वो दे ताकि उसका स्टूल जो है वो पखाना जो है वो खुश्क होने से बच सके। मदर्स में भी एडवाइस टू एस्टेब्लिश रेगुलर बॉल हैबिट्स। और माँ को ये नसीहत की जाएगी कि वो ध्यान रखे कि उसकी बॉल हैबिट्स कैसी हैं। बॉल कहते हैं बेटा बड़ी आंत को, ठीक है, कि कैसी हैबिट्स हैं उसकी। बाय टॉयलेटिंग द चाइल्ड, जब बच्चे को वो पोटी करवा रही हो, टॉयलेट लेके जा रही हो। एट रेगुलर टाइम्स ईच डे, हर रोज़ाना जब वो रेगुलर टाइम लेके जाएगी। विद स्टूल सॉफ्टनर्स भी दिए हुए होंगे फॉर ओवर सेवरल मंथ्स, कई मंथ्स तक ये देखना पड़ेगा कि उसकी हैबिट्स क्या हैं, पखाना कैसा आ रहा है उसका, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कॉन्स्टिपेशन और उसकी मैनेजमेंट। फिर आ जाएगा क्रोनिक डायरिया। एक होता है बेटा एक्यूट और दूसरा क्रोनिक। एक्यूट कहते हैं 15 दिन से कम जो बीमारी रहेगी वो एक्यूट कहलाएगी, 15 दिन से ज़्यादा रहेगी वो क्रोनिक कहलाएगी। तो मोशन लगे रहना लंबे अरसे तक, कुछ बच्चों को मोशन की बीमारी रहती है, तो उसमें क्या होगा? डायरिया में इज़ द एक्सेसिव पैसेज ऑफ वाटर, इसमें बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल जाता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द स्टूल, और इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं पखाने में। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बेटा? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयन वगैरह। स्टूल वॉल्यूम ग्रेटर दैन 15 ग्राम पर किलोग्राम पर डे इन इन्फेंट्स, बच्चों में जो पखाना है वो 15 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से उससे भी ज़्यादा हो जाएगा। एंड 200 ग्राम पर किलोग्राम पर डे इन द चिल्ड्रन, और बच्चों जो चिल्ड्रन हैं, चाइल्ड बेटा इन्फेंट और चाइल्ड की उम्रों में फ़र्क होता है। तो चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा? 200 ग्राम पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से ज़्यादा हो जाना, तो इज़ कंसीडर्ड डायरिया, तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि डायरिया है, इसको मोशन है। क्रोनिक डायरिया क्या होता है बेटा? विच परसिस्ट फॉर मोर दैन 2 weeks,
जो 2 हफ्तों से ज़्यादा तक रहेगा तो उसको हम क्रोनिक डायरिया कहेंगे। 2 हफ्तों से कम रहे कोई भी बीमारी तो एक्यूट कहलाती है बेटा। 2 हफ्तों से ज़्यादा रहेगी यानी 15 दिन से ज़्यादा तो वो क्रोनिक कहलाएगी। एंड यूजुअली इट इज़ नॉन इन्फेक्शियस, और आमतौर पर ये इन्फेक्शियस भी नहीं होता। काजेज़ क्या है इसकी? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है यानी बच्चे के खुराक में ठीक से प्रोटीन और नहीं जा रही, जिससे एनर्जी की कमी हो गई है। ओवर ईटिंग, या बच्चा ज़्यादा खा रहा है एंटीबायोटिक्स या कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहा है जिसकी वजह से ये डायरिया हो गया उसको। लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध के अंदर बेटा एक मादा होता है जिसको लैक्टोज बोलते हैं। कुछ बच्चे जो है ना उसको ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से भी मोशन लगे रहते हैं, ठीक है। और इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, और उसकी जो आंतों की बीमारी इसको बोलते हैं इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, ठीक है, उससे भी मोशन लग सकते हैं। तो इंटेरिक इन्फेक्शन और कुछ अंदरूनी इन्फेक्शन भी हो सकते हैं ये मोशन लगने के, ठीक है, डायरिया के। तो साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसकी? द स्टूल में बी वाटरी, फैटी आर ब्लडी, ब्लड में भी प्रेजेंट इन द स्टूल। स्टूल के अंदर जो है वो पानी पखाना पानी वाला हो सकता है, पतला, जिसमें चिकनाहट भी हो सकती है, फैटी मीन चिकनाहट वाला, ठीक है, और उसके अंदर ब्लड भी मौजूद हो सकता है उसके पखाने में। व्हेन क्रोनिक डायरिया परसिस्ट, जब क्रोनिक डायरिया मौजूद हो, देयर इज़ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्टेशन, तो उससे जो है वो खुराक की कमी हो जाएगी, माल न्यूट्रिशन हो जाएगी, वेट लॉस, वज़न कम हो जाएगा बच्चे का, एंड इंक्रीज एपिटाइट, और उसकी भूख बढ़ जाएगी। लेटर मसल वेस्टिंग, और ज़्यादा ही रहा बाद में तो उसके मसल्स भी कमज़ोर हो जाएंगे, यानी ज़ाया हो जाएंगे। यानी अगर वो मोटा ताज़ा तगड़ा बच्चा था तो वो क्या हो जाएगा, उसका कमज़ोर हो जाएगा, वीकनेस आ जाएगी उसमें। प्रोट्रूडिंग एब्डोमेन, उसका पेट जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। एंड फेलियर टू नॉर्मल ग्रोथ, और उसकी नॉर्मल ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। चिल्ड्रन विद क्रोनिक डायरिया आर प्रोन टू रिपीटेड इन्फेक्शन, वो बच्चे जो क्रोनिक डायरिया का शिकार हों वो ज़्यादा इसके काबिल होते हैं कि उनको बार बार इन्फेक्शन होते रहें। प्रोन मीन शिकार हो सकते हैं, जिनको क्रोनिक डायरिया होता है और रिपीटेड इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं, यानी उनको सामना रहता ही है। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? एडवाइस फॉर स्टूल एग्जामिनेशन, तो उसके पखाने की मुआयना करवाने के लिए एडवाइस करना है। टू नो द काजेज़ ऑफ डायरिया, के डायरिया की वजूहात क्या हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता चल जाए कि बैक्टीरिया की वजह से उसको मोशन लगे हैं तो उसको ट्रीट किया जा सकता है एंटीबायोटिक से। फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस, जो मैंने बताया था दूध में बेटा एक मादा होता है लैक्टोज जिसको बोलते हैं, अगर उसकी अदम बर्दाश्त है बच्चे में, द ट्रीटमेंट में बी सजेस्टेड, तो ट्रीटमेंट उसकी क्या करेंगे? टू गिव लैक्टोज फ्री फार्मूला मिल्क, तो ऐसे दूध मिल जाते हैं जिसमें लैक्टोज नहीं होता, तो इस तरह के फार्मूला मिल्क उसको देने हैं लैक्टोज फ्री। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ GIT डिजीज़, अगर आपको मज़ीद और इन्फॉर्मेशन चाहिए GIT से मुतल्लिक, रेफ़र कम्युनिकेबल डिजीज़ यूनिट, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ वाला चैप्टर जो है उसमें पढ़ लेंगे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक इतना ही है। ये छोटी छोटी सी बीमारियाँ, इनकी मैनेजमेंट वगैरह ख़ुद भी अपने अल्फाज में लिखी जा सकती हैं, अगर आपको पता हो तो ये चीज़ें लिख सकते हो आप। तो ये लैक्टोज़ वाली बात जो है वो ज़्यादा नई है, और इसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से दुरुस्त किया जा सकता है। फिर आ जाएंगे बेटा डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो उसकी जो बीमारियां हैं वो पढ़ते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वाली हमने देख ली, इसी लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करेंगे बेटा। मेनिंजाइटिस, इसको गर्दन तोड़ बुखार भी बोलते हैं, तो मेनिंजाइटिस सुन लें बेटा। दिमाग, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके गिर्द अल्लाह पाक ने 3 तहें बनाई हैं, हिफाजती तहें, जिनको हम मेनिंजेस कहते हैं, और इनके अंदर अल्लाह पाक ने एक फ्लूइड रखा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, लेकिन कभी कभार कुछ इन्फेक्शन की वजह से इनमें सोजिश हो जाती है इन तहों में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। जहाँ ITIS लगा होता है तो उसको सोजिश बोली जाती है, तो उससे बुखार होता है बच्चे को और ये जानलेवा भी हो सकता है। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। मेनिंजाइटिस इज़ डिफाइंड एज, मेनिंजाइटिस की हम तारीफ़ करते हैं, द इन्फ्लेमेशन सोजिश ऑफ मेम्ब्रेन्स, उन मेम्ब्रेन्स की सराउंडिंग द ब्रेन जो दिमाग को घेरे हैं, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को, इंक्लूडिंग ड्यूरा,
आर्चेनॉइड एंड पाया मैटर। ये 3 तहें इनके नाम है बेटा, ड्यूरा मैटर, आर्चेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, इसको बोल सकते हैं हम। तो ये 3 तहें हैं, अगर इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सोजिश हो जाएगी, तो इसको हम मेनिंजाइटिस कहेंगे। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अकर इन ऑल एजेस। बैक्टीरिया की वजह से जो मेनिंजाइटिस होती है वो तमाम उम्रों में हो सकती है, बट इट इज़ कॉमन इन इन्फेंसी। लेकिन जब बच्चा इन्फेंट होता है तो ये आम बात है। मेनिंजाइटिस में भी रिजल्ट इन डेथ। मेनिंजाइटिस की वजह से मौत हो सकती है ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की, विद इन आवर्स, चंद ही घंटों में, ऑफ डिजीज़, बीमारी के, इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर आपने इसका इलाज ना किया। मोस्ट ऑफ द मेनिंजाइटिस केसेस अकर बिटवीन द एज ऑफ 1 मंथ टू 5 ईयर्स। वो सारे जो मेनिंजाइटिस के केसेस हैं, बच्चे की उम्र जब 1 माह हो उससे लेकर और 5 साल की उम्र तक हो सकते हैं। द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया, इसको इन्फेक्शन फैलाने वाला, मेनिंजाइटिस की वजह बनने वाला जो जानदार है वो बैक्टीरिया है। दैट इंटर द ब्लड ड्यू टू सम इन्फेक्शन, जो कि खून में दाखिल होता है कुछ इन्फेक्शंस की वजह से। इन द बॉडी में, लाइक सेप्टिक अम्बलाइकल कॉर्ड, जैसा कि जो अम्बलाइकल कॉर्ड है उस पर जरासीम का हमला हो गया है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। ईयर इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, नमोनिया हो सकता है, ETC वगैरह वगैरह। एंड गेट इनटू द CNS थ्रू ब्लड, और इस ब्लड के ज़रिए वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच सकता है, यही दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक, और वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगी बेटा इसको? ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे होंगे, फीवर, बुखार होगा, हेडेक, सर में दर्द होगा, वोमिटिंग, उल्टियाँ लगेंगी, एंड नेक स्टिफनेस, और उसकी गर्दन में अकड़ाव आएगा। यंग इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे हैं, फीवर, बुखार होगा, पुअर फीडिंग, खुराक उनकी में कमी आ जाएगी, लेथार्जी, वो लागर हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, वोमिटिंग, उल्टियाँ आएंगी, ड्रॉजीनेस, ऊँघ आएगी, कन्वल्जन्स, दौरे पड़ेंगे, बल्गिंग, फोंटनेलिस बेटा जो खोपड़ी के अंदर जो 2 जो है गैप होते हैं, एक फ्रंट वाली साइड पे होता है जिसको एंटीरियर फोंटनेली बोलते हैं, एक बैक साइड पे होता है जिसको पोस्टीरियर फोंटनेली बोलते हैं। तो बल्ग हो रहे होंगे, यानी ऊपर नीचे महसूस हो रहे होंगे, एंड नेक रिट्रैक्शन, और गर्दन जो है वो अकड़ाव का शिकार होगी बेटा, और मुड़ भी सकती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे मेनिंजाइटिस की? कि बेबी अंडर ऑब्जर्वेशन, बच्चे को जो है आपने अपने मुशाहिदे में रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको अपना दूध पिलाती रहें माएँ, एंड फ्लूइड दें टू ओल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं। शुड रेफ़र टू फिजिशियन इमीडिएटली, और लाजमी तौर पे फिजिशियन के पास उसको रेफ़र करना चाहिए फ़ौरन, ठीक है। फेब्राइल फिट्स कहते हैं इनको, कन्वल्जन्स भी कहते हैं बेटा। बुखार से होने वाले जो दौरे पड़ते हैं, बच्चे को झटके लगते हैं, वो फेब्राइल फिट्स कहलाते हैं। फिट्स ड्यू टू फीवर, बुखार की वजह से जो फिट्स आते हैं, आर से सीजर्स या झटके लगते हैं, एसोसिएटेड विद फीवर, और इनका ताल्लुक बुखार से होता है। इन द एब्सेंस ऑफ डिटेक्टेबल CNS इन्फेक्शन, और ये किस वजह से होते हैं कि हमें जो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ है वो डिटेक्टेबल नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि क्या इन्फेक्शन हुआ है। देयर इज़ जनरलाइज टॉनिक या क्लोनिक सीजर्स, ये आम टॉनिक या क्लोनिक सीजर्स कहलाते हैं। विद लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें बच्चा जो है वो होश खो बैठता है। इन अदरवाइज हेल्दी चिल्ड्रन, जो कि हेल्दी चिल्ड्रन में होती है होश, तो ऐसी दौरों में बच्चा होश खो बैठता है। मोस्टली फिट्स विद फीवर अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18 मंथ, बहुत सारे ऐसे दौरे बच्चों को 6 से 18 माह की उम्र में पड़ते हैं, ये मारूजी बन सकती है बेटा। तो बट आल्सो अकर इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन 5 साल से कम उम्र बच्चों को भी ये हो सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द फिट्स इज़ यूजुअली लेस देन 5 मिनट्स, इस तरह के दौरे की जो ड्यूरेशन है वो 5 मिनट से कम रहता है, बच्चे को होश खोता है वो। तो ये भी मारूजी बन सकती है कि जो आपके फेब्राइल फिट्स हैं उनका दौरानिया कितना रह सकता है, लेस देन 5 मिनट्स। इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द फिट्स इज़ मोर देन 5 मिनट्स, अगर इसका ड्यूरेशन 5 मिनट से ज़्यादा हो, द चाइल्ड शुड बी रेफर टू फिजिशियन और हॉस्पिटल, तो बच्चे को हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास लाजमी रेफ़र करना चाहिए। ट्रीटमेंट, इलाज कैसे करेंगे? कंट्रोल फीवर विद एंटीपायरेटिक एंड कोल्ड स्पंजिंग, एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं बेटा जो बुखार को कम करती हैं, पायरोजन को मारती हैं बेटा। पायरोजन ऐसे केमिकल हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और उन पायरोजन की वजह से बुखार होता है। तो हम जो ये देते हैं पैनाडोल, पैरास्टामोल, ये इस तरह की जितने भी मेडिसिन है, फेबिरोल वगैरह, तो ये सारी एंटीपायरेटिक मेडिसिन कहलाते हैं। तो बच्चे को एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे जिसमें पैनाडोल का सिरप वगैरह आ गया, इस तरह की चीज़ें, एंड कोल्ड स्पंजिंग, और उसको ठंडी पट्टियाँ करेंगे। इफ़ यंगर चिल्ड्रन फिट्स, अगर बच्चों को
जो यंगर चिल्ड्रन उनको दौरे पड़ रहे हैं आर लाइकली टू रिक्योर, और जो रिक्योर हो जाएं यानी कि उनको उसका दौरा ख़त्म हो जाए। द चाइल्ड मस्ट बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चों को आपने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, उनको तनहा नहीं छोड़ना। एपिलेप्टिक फिट्स, एपिलेप्सी कहते हैं बेटा मिर्गी को, ठीक है। तो इसके जो दौरे पड़ेंगे वो एपिलेप्टिक फिट्स कहलाएंगे। ये तीसरी हमारी बीमारी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। एपिलेप्टिक फिट्स आर डिफाइंड एज रिकरेंट कन्वुल्जन्स। तो एपिलेप्टिक फिट्स को हम कहते हैं बेटा रिकरेंट कहते हैं जो बार बार होते हैं, दौरे पड़ते हैं। तो एपिलेप्टिक फिट्स आर डिफाइंड एज रिकरेंट कन्वुल्जन्स। एपिलेप्टिक फिट्स जो हैं वो बार बार होने वाले दौरे हैं, अनरिलेटेड टू द फीवर, और इनका ताल्लुक बुखार से नहीं है। आर टू एन एक्यूट CNS डिजीज़, या किसी भी एक्यूट CNS डिजीज़ से नहीं है इनका ताल्लुक, ठीक है। इट इज़ मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये आम दिमागी मर्ज़ है बेटा, सीन इन चिल्ड्रन, जो बच्चों में देखी जाती है। साइन एंड सिम्टम्स, इसकी अलामात क्या होती हैं? देयर इज़ एन अब्रप्ट अरेस्ट ऑफ एक्टिविटी, अचानक से बच्चे की जो एक्टिविटी है, बच्चा ठीक था, हशाश बशाश था, वो रुक जाएगी। एंड एन इमीडिएट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और बच्चा अचानक से बेहोश हो जाएगा। देयर आर 3 फेजेस ऑफ फिट्स, और इन दौरों की 3 इकसाम है बेटा, ये आपने याद करनी है कि एपिलेप्टिक फिट्स की 3 इकसाम कौन कौन सी हैं। टॉनिक फेज, क्लोनिक फेज एंड फेज ऑफ कन्फ्यूजन एंड लिथार्जी। तो ये 3 फेजेज हैं इसकी बेटा। तो टॉनिक फेज में क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ सस्टेन्ड जनरलाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, आम तौर पर इसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे कड़ाव आएंगे। इट लास्ट यूजली ओनली फ्यू सेकंड्स, और ये चंद ही सेकंड्स के लिए होता है। तो ये टॉनिक फेज़ में है। फिर उसके बाद आ जाएगी क्लोनिक फेज़, फॉलो द टॉनिक फेज़, और ये टॉनिक फेज़ के बाद जो है वो क्या आएगी? क्लोनिक फेज़। यानी अगर आपने इसका इलाज ना किया तो सबसे पहले बच्चा टॉनिक फेज़ में रहेगा, यानी दौरे जो हैं वो स्टार्ट होंगे और चंद सेकंड के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाया करेंगे। आप समझेंगे नहीं ये तो ठीक हो जाता है, तो उसका अगर इलाज नहीं करवाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती बढ़ती किस में चली जाएगी? क्लोनिक फेज़ में, और फिर उससे अगली फेज़ में चली जाएगी, और फिर जो है वो बच्चे का इलाज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही बता रहा है वो क्लोनिक फेज़ क्या है, किसके बाद आती है? टॉनिक फेज़ के बाद। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द एक्टिविटी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शंस, और इससे क्या, इसको हम यही कहते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है बच्चे की वो तब्दील हो जाएगी किसमें? कॉन्ट्रैक्शंस, उसको अकड़ाव आएंगे, एंड रिलैक्सेशन, और वो कभी रिलैक्स होगा कभी कॉन्ट्रैक्शन होंगे। ऑफ मेजर मसल्स, जो उसके बड़े बड़े मसल्स हैं। मेजर मसल्स क्या हो गए? हाथों के और पाँव के। हाथ और पाँव पे झटके लगना शुरू हो जाएंगे, ऐसे लगेगा कि कोई खिंचाव पड़ रहा है। इट टर्मिनेट्स इन लेस दैन 5 मिनट्स, और ये ख़त्म हो जाएंगे खुद ब खुद 5 मिनट्स के अंदर, तकरीबन 5 मिनट से कम वक्त में। ये देखें टॉनिक फेज़ चंद सेकंड के लिए रही थी, लेकिन जब क्लोनिक फेज़ है तो ये तकरीबन 5 मिनट तक चलेगी। ड्यूरिंग दिस फेज़ द रेस्पिरेशन में बी इरेगुलर, इस फेज़ के दौरान जो उसकी सांस की रफ्तार है वो इरेगुलर हो सकती है। एंड देयर में बी एब्सेंस ऑफ स्फिंक्टर कंट्रोल, और उसका हो सकता है स्फिंक्टर कंट्रोल पे जो है अख्तियार ख़त्म हो जाए। स्फिंक्टर कंट्रोल क्या होता है बेटा? पखाना और पिशी को जो रोक के रखने वाला जो मसल अल्लाह पाक ने बनाया वो स्फिंक्टर है, ठीक है। तो अल्लाह पाक की तरफ से हमारे अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि जब पखाना और पिशी का जब ज़ोर हो, अंदर से नेचुरल कॉल आए, जब हाजत हो तो हम जाते हैं, तो ये वो स्फिंक्टर जो है वो खुलते हैं, ठीक है। छोटे बच्चों का अख्तियार नहीं होता, इसलिए उनकी पिशी पोटी निकल जाती है, लेकिन बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन स्फिंक्टर पे कुदरती तौर पे अल्लाह हमें अख्तियार दे देता है। लेकिन इस बीमारी में क्या होगा? उस स्फिंक्टर पे जो है वो कंट्रोल बच्चे का ख़त्म हो जाएगा, एंड पेशेंट में पास यूरिन, और बच्चा जो है वो पिशी कर सकता है क्योंकि उसका कंट्रोल उस स्फिंक्टर पे ख़त्म हो गया है। स्फिंक्टर बॉडी में कई जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। ये समझ लो एक जैसे हमारी टूटी होती है, टैब होती है, तो अगर उसको बंद कर दें तो वो पानी रुक जाता है। सेम इसी तरीके से स्फिंक्टर है ये मसाने और यूरेथ्रा का जहाँ पे जंक्शन है, मसाने से जहाँ यूरेथ्रा स्टार्ट होता है तो वहाँ पे लगा होता है ये स्फिंक्टर। तो इसके ऊपर उसका अख्तियार ख़त्म हो जाएगा इस क्लोनिक फेज़ में, तो उसको पिशी आ जाएगी। फेज़ ऑफ कन्फ्यूजन एंड लिथार्जी, इसमें बच्चा जो है कन्फ्यूज़ हो जाएगा और लागर हो जाएगा बिल्कुल। देयर में भी वेरिएबल पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, इसमें जो कन्फ्यूजन होगी उसका पीरियड जो है वो वेरिएबल होगा, यानी ये हम ये नहीं कह सकते भी 5 मिनट में या 10 मिनट में या दोबारा बच्चा ठीक से कॉन्शियस हो जाएगा। एंड लिथार्जी, और बच्चा लागर हो जाएगा, यानी सुस्त हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। विच में बी फॉर फ्यू मिनट्स टू आवर्स, ये चंद मिनट से लेकर कई घंटों तक भी हो सकते हैं। एंड द स्लीप इज़ कॉमन आफ्टर द अटैक,
और बच्चा सो जाएगा अटैक के बाद, या अगर बच्चा अटैक के बाद सो जाए तो समझ लें वो तीसरी फेज़ में पहुंच चुका है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसकी? एडवाइस पेरेंट्स टू कंफर्ट द पेशेंट चाइल्ड, नसीहत करें वालिदैन को कि बच्चे को जो है वो सुकून दें। एंड कीप हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको मुशाहदे में रखें। टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, के उसको कोई एक्सीडेंट ना हो। रेफ़र टू द फिजिशियन फॉर मेडिकेशन, और डॉक्टर के पास अद्वियात के लिए उसको रेफ़र करें। फॉलो अप द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन, और जो डॉक्टर नुस्खा लिख के दे तो उसको फॉलो अप करें, क्योंकि ये बेटा लंबे अरसे की बीमारी होती है और आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है, इसमें कई साल भी लग जाते हैं, तो इसलिए डॉक्टर की जो प्रेस्क्रिप्शन है उसको फॉलो अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉमा आ गया बेटा, कॉमा भी वही स्टेट है कि बंदा बेहोश हो जाता है। कॉमा इज स्टेट ऑफ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, कॉमा वो सूरत हाल है जिसमें बंदे की जो कॉन्शियसनेस है वो तब्दील हो जाती है। इन विच द पेशेंट इज़ अनरिस्पॉन्सिव, जिसमें मरीज़ जो है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है टू एनी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, कोई भी जो माहौलियाती स्टिमुलाई है उससे। पेशेंट कैन नॉट बी अराउज्ड, और हो सकता है मरीज़ उठे ही ना दोबारा। कॉमा इटसेल्फ इज़ नॉट अ डिजीज़, कॉमा आम तौर पे ख़ुद एक बीमारी नहीं है, बट अ साइन ऑफ CNS डिसफंक्शन, लेकिन एक अलामत है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिसफंक्शन हो गया, काम नहीं कर रहा। कॉमन काजेज़ ऑफ कॉमा आर, कॉमा की वजूहात कौन कौन सी हो सकती हैं? इन्फेक्शस डिजीज़ हो सकती हैं, एग्जांपल के तौर पर सेरिबेलर मलेरिया जो दिमागी मलेरिया है, और मेनिंजाइटिस है गर्दन तोड़ बुखार, उसकी वजह से भी कॉमा हो सकता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, और कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जिसमें डायबिटीज़, शुगर की बीमारियां हो गई, हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का कम हो जाना, हाइपोक्सिया खून में ऑक्सीजन की कमी बेटा, हाइपोक्सिया मीन हाइपो मीन कमी और ऑक्सिया मीन ऑक्सीजन। ठीक है, और यूरीमिया ऐसे मादे जो बेटा पेशाब के ज़रिए निकलने होते हैं जैसे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर वो खून में इकट्ठे हो जाएं और पेशी के ज़रिए बाहर ना निकलें तो उनसे भी कॉमा हो सकता है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं बेटा। फिर आ जाएंगे ट्रॉमा, चोट वगैरह, हेड इंजरी जैसे सर की चोट है उससे भी बंदा बेहोशी में जा सकता है। और पॉइजनिंग, अगर कोई जहरीली चीज़ ले ली जैसे बारबिचुएट्स, नींदावर अद्वियात, ओपिएट्स, अफीम वगैरह, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह। कार्बन मोनोऑक्साइड अक्सर औकात सर्दियों में लोग जो है लकड़ियाँ जला के, कोयले बना के घरों में सो जाते हैं, और कुछ तो ऑक्सीजन कमरे की उन्होंने सांस के ज़रिए ले लिया, और कुछ जो उस आग के जलने से जो है ऑक्सीजन कम हो गई तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, और वह इंतहाई सफोकेटिंग है, दम घोट देती है, जिसकी वजह से बंदा बेहोश हो जाता है और इवन के डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो इनकी वजह से भी बंदा कोमे में जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें लिख लिया करें, साथ साथ बुक लेके बैठा करें, कोशिश किया करें। रेस्पिरेटरी फेलियर, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सांस में रुकावट। कार्डियोवैस्कुलर, दिल और इससे मुंसलिक शॉक, शॉक में जा सकता है। ब्रेन हेमरेज, और जरियान खून यानी खून की नालियाँ जो दिमाग में मौजूद हैं, आर्टरीज, उनके अंदर पंचर हो जाना और वहाँ पे खून बह जाना, तो इनकी वजह से भी जो है वो बंदा कोमे में जा सकता है। हीट स्ट्रोक हो सकता है, यानी ज़्यादा गर्मी लग गई एंड ट्यूमर्स या किसी रसोली की वजह से भी जो है वो कोमे में जा सकता है। तो कोमे के लेवल कौन से होते हैं बेटा? इट इज़ हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा मददगार होगा समझना द लेवल ऑफ कोमा, के कोमा के लेवल क्या होते हैं। जैसे मिर्गी के 3 लेवल थे, इसी तरीके कोमा के भी 3 लेवल हैं। देयर आर 3 ग्रेड्स ऑफ कोमा, कोमा के 3 ग्रेड्स हैं। लेवल 1 है बेटा जिसको स्ट्यूपोर बोलते हैं, स्ट्यूपोर या स्ट्यूपर बोलते हैं बेटा इसको। ये समझ लो नशे की हालत है या गनूदगी की हालत है, ऐसे गनूदगी में चले जाना, ये पहला लेवल है। पेशेंट कैन बी अराउज्ड, मरीज़ जो है वो उठ सकता है एंड इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड, और रिस्पॉन्ड भी कर सकता है, यानी कि जैसे इंतहाई गहरी नींद में वो बंदा और उसको बोले झंझोड़े तो वो बात का जवाब भी दे, तो वो पहला लेवल है बेटा, इसको स्ट्यूपोर बोलते हैं। लेवल 2 में आ जाएगा, इसको लाइट कोमा बोलते हैं। पेशेंट कैन नॉट बी अराउज्ड, बंदा अब उठेगा नहीं बट ऑन पेनफुल स्टिमुलाई, लेकिन अगर उसको चुटकी काटेंगे या सुई चुभोएंगे, ये पेनफुल स्टिमुलाई कहलाता है बेटा। ही में मेक लिटिल मोमेंट, और हो सकता है वो थोड़ी बहुत हरकत करे, तो ये दूसरा लेवल है। और लेवल 3 में क्या होगा? डीप कोमा हो जाएगा। पेनफुल स्टिमुलाई, अगर आप उसको पेनफुल स्टिमुलाई भी देंगे, डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स उसमें पैदा नहीं करेगा। मैनेजमेंट क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज़ टू क्लियर एयरवे, पहला जो स्टेप है कि
ऐसे कोमे वाले मरीज़ का जो सांस का रास्ता वो बहाल करें। अच्छा ये बेटा ज़हन में रखना, जो मरीज़ कोमा में जाएगा या बेहोशी में जाएगा तो सबसे ज़्यादा उसकी डेथ उसकी खुद की ज़बान उसके हलक में गिरने से होती है। तो एक एयरवे मिलता है, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ के मुंह में एयरवे डाल देंगे तो उसकी ज़बान हलक में नहीं गिरेगी और उसका सांस का रास्ता बहाल रहेगा। ठीक है, तो एयरवे उसका क्लियर करना है, कोई भी रुकावट नहीं हो। अक्सर औक़ात जो लोग जिनको चोट लगती है सड़क के ऊपर तो उनके खुद के दांत ही टूट के उनके हलक में जा चुके होते हैं, या सड़क के ऊपर से कोई रोड़ी बजरी वगैरह भी उनके हलक में जाके उनके सांस का रास्ता जो है वो रोक सकती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, एयरवे। ठीक है, इसके अंदर बेटा आपने याद रखना है 3 चीज़ें ABC। ठीक है, ABC, ए से होगा एयरवे, बी से होगा उसकी ब्लीडिंग और सी से होगा उसकी सर्कुलेशन। ये तीनों चीज़ें देखनी है उसकी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एयरवे बेटा। और दूसरा क्या होगा, बी से चेक फॉर ब्लीडिंग, ब्लीडिंग देखनी है। और इंजरी ऑफ ट्रॉमा कि कोई उसको इंजरी या उसको चोट तो नहीं लगी। इमीडिएटली अरेंज टू शिफ्ट द पेशेंट टू हॉस्पिटल, और ये ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि मरीज़ जो है वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंच जाए। इंटेलिजेंस क्वेश्चन या IQ क्या होगा, इंटेलिजेंस इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये उससे ऐसे कोमा वाले पेशेंट से भी आप पूछ सकते हैं कि उसकी थिंकिंग की एबिलिटी क्या है, विजुअल देख कैसे रहा है, ऑडिटरी सुन कैसे रहा है, मेमोरी कुछ उसको बातें याद हैं या नहीं, कैजुअल रीजनिंग और उसको आम तौर पर कोई वजूहात जैसे क्यों गिरे हो, क्या हुआ है, ठीक है, तो वो बताए मैं दौड़ रहा था, या इस तरह की कोई चीज़ बताइए, कैजुअल रीजनिंग है। वर्बल एक्सप्रेशन, वो बात कर रहा है या नहीं, मैनिपुलेटिव कैप्टिविटी कैपेसिटीज़, और किसी भी चीज़ को जो है वो चालाकी से कोई जवाब दे रहा है कि नहीं, उसकी कैपेसिटीज़ यानी चालाकी कैसी है उसकी, एंड कंप्रीहेंशन, ये तमाम चीज़ें उसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन आप उससे कर सकते हैं। कॉमा वगैरह अगर किसी को हो तो अगर उसकी यानी मेंटल लेवल उसका चेक करना हो तो ये क्वेश्चन उसके कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेटा बच्चों के अंदर उनकी यानी नशोनुमा तो हो जाती है, और शुरू में जैसे बच्चे तेज़ चालाक होते हैं, बाद में जैसे जैसे उनका कद बढ़ता है, उम्र गुजरती है, तो उनका इंटेलिजेंस लेवल जो है ना वो डाउन होता चला जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन, यानी उनकी दिमागी ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी जिस्मानी तो हो रही है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द इम्पेयरमेंट इन इंटेलिजेंस। इसकी हम तारीफ़ कर सकते हैं कि जो उनकी इंटेलिजेंस है, जहानत है, उसमें ख़राबी आ गई है फ्राम अर्ली लाइफ, जो उनकी शुरुआती ज़िंदगी थी उससे, एंड इनएडिकेट मेंटल डेवलपमेंट, और उनकी जो दिमागी डेवलपमेंट होनी थी बेटा वो नाकाफ़ी रह गई है थ्रू आउट द ग्रोथ पीरियड, जितना भी उनका ग्रोथ पीरियड था। अच्छा यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है बेटा, जो ग्रोथ होती है वो आपकी जिस्मानी नशोनुमा होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो आपकी दिमागी नशोनुमा होती है। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ग्रोथ पीरियड तो उसका चल रहा था लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, यानी उसकी दिमागी जो नशोनुमा है उसके अंदर इनएडिक्वेसी रह गई, यानी कमी रह गई है। देयर इज़ अ नो नोन काज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, कोई भी ऐसी वजह नहीं है जो अभी तक जो साइंसदान लगा लो या कोई भी जो डॉक्टर्स लगा लो उनको पता नहीं है मेंटल रिटार्डेशन क्यों होती है। इन पाकिस्तान में द प्रेवलेंस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज़ 3.92%, और जो फैलाव है इसका मेंटल रिटार्डेशन का वो कितना है, 3.92% है, यानी 100 में से तकरीबन 4 बच्चों को मेंटल रिटार्डेशन की शिकायत होती है। सब नॉर्मल इंडिविजुअल्स क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप्स, जो सब नॉर्मल बच्चे हैं तो उनकी हम 4 क्लासिफिकेशन करते हैं। माइल्ड रिटार्डेशन, मामूली, ठीक है, एजुकेशनेबल, ये थोड़ा बहुत इनको पढ़ाने के काबिल होते हैं ये, यानी कुछ बहुत चीज़ें सीख जाते हैं। दे आर रिकग्नाइज ड्यूरिंग अर्ली स्कूल ईयर्स, जो स्कूल के जो अर्ली ईयर्स होते हैं ये कुछ चीज़ों को पहचानते हैं। एज दे आर अनएबल टू कॉप विद नॉर्मल स्कूल्स, लेकिन ये जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उनके अंदर जाने के काबिल नहीं होते। ठीक है, मॉडरेट रिटार्डेशन, ये दरमियाने दर्जे की बेटा, इसको ट्रेनेबल कहते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ देयर ओन फिजिकल सेल्फ केयर, ये अपनी खुद की जो सेल्फ केयर है वो करने के काबिल होते हैं। एंड कैन मेक एडिकेट सोशल एडजस्टमेंट, और सोशल एडजस्टमेंट हैं वो कर सकते हैं। फिर आ जाएगी स्फीयरली रिटार्डेड होते हैं शदीद किस्म के। नॉन ट्रेनेबल, इनको ट्रेन भी नहीं किया जा सकता बेटा। दे आर रिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, ये बचपन में तो कुछ चीज़ों को पहचानते थे। एंड हैव मल्टीपल फिजिकल एबिलिटीज़, और इनकी कुछ जो तभी डिसेबिलिटीज़ भी थी।
फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, जैसे हाथ या पाँव का बेटा माजूर हो जाना, ऐसी चीज़ें भी थी। एंड यू विल डिपेंड ऑन अदर्स, और आमतौर पर ये दूसरों पर इंसार करते हैं फॉर मोस्ट ऑफ देयर केयर, अपनी जो देखभाल है उस पे, जैसे पखाना पेशी, इधर आना जाना, कहीं पे उठा के बिठाना, तो इस तरह के ये सीवियरली रिटार्डेड होते हैं। और फिर होते हैं प्रोफाउंड रिटार्डेड। प्रोफाउंडली रिटार्डेड कहते हैं बेटा जिनको तो कुछ पता ही नहीं होता, दे आर सीवियरली हैंडीकैप्ड, ये सीवियरली हैंडीकैप्ड होते हैं, यानी दूसरों पर ही मुनहसर होते हैं। एंड टोटली डिपेंड ऑन अदर्स, और इनका इन्हिसार दूसरों पर ही होता है मुकम्मल। मैनेजमेंट कैसे करनी है? पेरेंट्स शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड, वालिदैन को आपने इस काबिल बनाना है कि उनको समझा दें तमाम चीज़ें, द चाइल्ड्स कंडीशन, बच्चे की सूरत हाल, इट्स नीड्स, इसकी ज़रूरियात, एंड प्रोग्रेस, और किस तरह से प्रोग्रेस होगी इसमें, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है, कैसे वाशरूम लेके जाना है, तो आपने ये वालिदैन को सिखा देना। इफ़ द रिटार्डेड चाइल्ड्स प्रेजेंट्स इन द फैमिली, अगर रिटार्डेड चाइल्ड बच्चे फैमिली में मौजूद हो, काजिंग हार्डशिप, इससे बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, द LHV कैन एडवाइज टू सेंड टू द चाइल्ड टू द इंस्टीट्यूशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जो LHV है वो वालिदैन को ये नसीहत कर सकती है और ये रहनुमाई कर सकती है कि इस तरह के बच्चे को कैसे किसी इदारे में भेजा जाए जहाँ पर स्पेशल बच्चों की केयर होती है। ऐसे इंस्टीट्यूशन बने होते हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूल भी होते हैं और इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जहाँ इन ऐसे बच्चों को जो स्पेशल केयर दी जाती है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे डिजीज़ जो थी नर्वस सिस्टम की। आज हमने इस लेक्चर के अंदर 2 टाइप्स की डिजीज़ पढ़ी। पहली हमने डिजीज़ ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट देखी, और फिर डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम देखी। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आई होगी। डिजीज़ ऑफ ब्लड वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।